जेएनयू कैंपस में जमकर बवाल और मारपीट हुई, जिसमें करीब 20 छात्र घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र संघ ने एक दूसरे को इस मारपीट के लिए जिम्मेदार माना, क्योंकि जेएनयू कैंपस में उस वक्त अचानक ही हड़कंप मच गया जब कुछ नकाबपोश लड़के वहां मारपीट करने पहुंच गए। उनके हाथों में लोहे के रॉड, डंडे और बैट थे। बताया गया कि उन्होंने कई छात्रों को बुरी तरह पीटा। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष समेत दूसरे कई छात्र नकाबपोश लड़कों के निशाने पर रहे। इसके बाद उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल में भी हंगामा किया। इस बीच हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने उनका सामना भी किया। नकाब पहने लड़के जब तक कैंपस में रहे वहां अखाड़े जैसा माहौल रहा। बताया गया कि उन्होंने कैंपस में जमकर पत्थरबाजी भी की। कैंपस में काफी देर तक मारपीट और बवाल करने के बाद सभी लड़के वहां से भाग गए। इसकी खबर मिलते ही जेएनयू के दूसरे छात्र भड़क गए। उन्होंने इसके विरोध में वहां मार्च निकाला, जिसके बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। लेकिन पुलिस को छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मारपीट और पत्थरबाजी से गुस्साए छात्र पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। हालांकि छात्रों को शांत करवाने और उन्हें सुरक्षा का भरोसा देने के लिए पुलिस ने कैंपस में फ्लैग मार्च भी किया, क्योंकि मामला इतना बढ़ चुका था कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इसकी जानकारी ली। साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी से मामले की जांच करवाकर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा। और इसी बीच घायल छात्रों को तुरंत एम्स में भर्ती भी करवाया गया। एम्बुलेंस की कई गाड़ियां छात्रों को लेकर पहुंची। एम्स के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसी बीच अलग अलग पार्टियों के नेताओं के भी वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के कई नेताओं के साथ घायल छात्रों का हाल जानने के लिए एम्स पहुँच गयी। उन्होंने छात्रों के साथ हुई मारपीट के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा सरकार क्यों नहीं कर रही कुछ। किसने अलाउ किया उन लोगों को अंदर जाने के लिए? आपको हिंसा करने के लिए किसने अलाउ किया? प्रियंका गांधी को अस्पताल के अंदर जाकर घायल छात्रों से मिलने दिया गया, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बाहर ही रोक लिया गया, जिसके बाद पार्टी नेता सलमान खुर्शीद अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। इसी बीच बीजेपी के कुछ समर्थक भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया। दोनों ही पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद लेफ्ट नेता वृंदा करात भी एम्स पहुंची। उन्होंने इस घटना के लिए सीधे तौर पर केंद्र को जिम्मेदार माना और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। जेएनयू की संघर्ष को तोड़ना चाहते हैं, कौन चाहेगा? सरकार चाहेगी, और सरकार अपने एजेंट्स जो जेएनयू कैंपस पे है उनको लेकर, पुलिस की मदद को लेकर ये कर रहे हैं। वृंदा करात के अलावा लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, डी राजा भी वहां पहुंचे। उनके बाद भी नेताओं का आना जारी रहा, क्योंकि जेएनयू में मारपीट के मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। नेताओं के एम्स पहुंचने की होड़ में कोई पीछे नहीं रहना चाहता था, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष समेत पार्टी के कई नेता भी वहां पहुंचने लगे। इस बीच मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर नेताओं से राजनीति न करने की अपील की। कुछ लोग इसको जानबूझ के राजनीतिक हवा दे रहे हैं। छात्रों को हिंसा में मत जोड़े कोई। वहीं आप नेता संजय सिंह भी अपने समर्थकों के साथ घायल छात्रों से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां मौजूद लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। एम्स के बाहर मौजूद लोगों ने आप नेताओं को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद पार्टी नेता संजय सिंह ने पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की। केंद्र सरकार को गृहमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद आपके नेता घायल छात्रों से नहीं मिल पाए, लेकिन इस मुद्दे पर छात्रों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। जेएनयू हमले के खिलाफ छात्र दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जुट गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। गुस्साए छात्रों को रोकने के लिए वहां बैरिकेड लगा दिए गए, तो छात्र नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस बीच कुछ छात्रों ने हाथों में तिरंगा पकड़ा हुआ था। वहीं जेएनयू छात्रों के समर्थन में कई दूसरी यूनिवर्सिटी के भी छात्र पहुंचने लगे। जेएनयू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेएनयू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सैकड़ों छात्रों ने कई घंटों तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर इसी तरह प्रदर्शन किया। जेएनयू में छात्रों पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर जेएनयू के साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के हजारों छात्र प्रदर्शन करने पहुंच गए। जेएनयू और जामिया के छात्रों ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है और पुलिस से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस बीच जेएनयू में दिल्ली पुलिस जब मार्च कर रही थी तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। साथ ही दिल्ली पुलिस गो बैक के नारे भी छात्रों ने लगाए।
जेएनयू छात्र संघ की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि इस हमले में टूटे हैं लेकिन हारे नहीं हैं, हम जेएनयू हैं। छात्रों ने रात में एक मार्च भी निकाला जो कैंपस के सभी हॉस्टल से होता हुआ गुजरा। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने जेएनयू की घटना के पीछे बीजेपी के लोगों के शामिल होने की बात नकारी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति के लिए छात्रों को भड़का रहे हैं। लेकिन आरोप जो लगाया गया कि एबीवीपी के लोग, बीजेपी के लोग शामिल हैं और उनके लोग आए जेएनयू में और उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, बिल्कुल झूठ है। इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी, क्योंकि मैंने आपको व्यवस्था बताई कि विवाद किस बात का था। विवाद था वाईफाई का, विवाद था रजिस्ट्रेशन का, विवाद था वापस क्लासेस में जाने का, सेमेस्टर दोबारा शुरू करने का। इसका विरोध एबीवीपी नहीं कर रही, एबीवीपी इसका समर्थन कर रही है। इसका विरोध लेफ्ट वाले कर रहे हैं। तो पहले नैरेटिव गलत बनाओ, एक आध कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग उल्टी सीधी बातें करके बच्चों को भड़काएं, ट्विटर फेसबुक का इस्तेमाल करके दुनिया को कहें इकट्ठे हो जाओ और उसके बाद नाटक नौटंकी शुरू करो। ये एक टिपिकल नैरेटिव है और मैं इसको कंडेम करती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों का अगर ऐसा इस्तेमाल हो तो माँ बाप को कैसा लगेगा, मुझे वैसा ही लग रहा है। ऐसा कि छात्र नेता का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद भैया वैसे 50 वीडियो मैं आपको तस्वीरें और वीडियो दिखाऊं, मैं लेके आई हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसी के बाद है वो सब, वो अभी भी वो उसका सीटी स्कैन एक और 4 बच्चे और पड़े हैं, उनका वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ, जिसमें से एक लड़के का मेमोरी लॉस है, रशियन लैंग्वेज का फर्स्ट ईयर का छात्र है। तो ये झूठ का नैरेटिव बनाना बंद करे। सिर में चोट आई है उस लड़की के, एक लड़की के, 5 लड़के मुझे एबीवीपी के मिले जिनके सिर में चोट है। ये झूठ बोल रहे हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने मांग की है कि पुलिस नकाबपोशों के बारे में जांच कर बताए। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर ये बताए कि इस घटना के पीछे कौन है। वहीं सीताराम येचुरी ने कहा कि ये किसकी साजिश है, पुलिस को इसका पता लगाना चाहिए। और खंडन करते हुए और जहाँ पर बाहर के लोग जो आकर इस तरीके की हिंसा वहाँ पे की, उन सब के ऊपर कार्रवाई करवाने का जो बुनियादी जिम्मेदारी और दायित्व बनती है दिल्ली पुलिस की, हम वो उसको निभाने के लिए उनसे कहा। वो कह रहे थे कि हम पूरा एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं जी, हम जो भी अपराधी है, जो भी ये काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जेएनयू की घटना के बाद जेएनयू प्रशासन ने आरोप लगाया कि 3 जनवरी को नकाबपोश सीआईएस की बिल्डिंग में घुसे थे, स्टाफ को जबरन बाहर निकाल दिया था, सर्वर खराब किया गया था, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक 4 जनवरी को सर्वर दोबारा ठीक करवाया गया, छात्र रजिस्ट्रेशन करवाने लगे। कुछ छात्र दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होने देना चाहते थे, उन्होंने वहां घुसकर तोड़फोड़ की, पावर सप्लाई बंद की गई और सर्वर रूम खराब किया गया। इसके बाद पुलिस को दोबारा शिकायत भेजी गई। 5 जनवरी को रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे छात्रों को प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बलपूर्वक रोका। 5 जनवरी को ही 4:30 बजे रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे छात्र उग्र हुए और रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों को मारा। नकाबपोशों ने पेरियार हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की। कांग्रेस ने जेएनयू की घटना की जांच की मांग की है। पार्टी नेता सलमान खुर्शीद ने पुलिस के रवैये को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये है कि इस तरह की घटना जेएनयू के अंदर होती है, कौन जिम्मेदार और क्या जांच की मांग करेंगे कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के नाते? देखिए, जहां तक मैंने सुना है कि एक घोषणा करी गई है जांच की। अब वो जांच कौन करेगा, कैसे करेगा, ये तो फिर इस बार पूरी बात सामने आएगी तब पता लगेगा। लेकिन अब गुंडे घुस कर यूनिवर्सिटी में लोगों को पीटेंगे तो अब बचा क्या है? जहां पुलिस को जाना चाहिए वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है, जहाँ पुलिस को नहीं जाना चाहिए वहाँ पुलिस चली जाती है। तो क्या हो गया है? लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि एबीवीपी का कहना है कि आरोप लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों पे लगाया है। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन कह रहे हैं कि एबीवीपी और बीजेपी के लोग शामिल हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस बीच में जेएनयू में इस तरह की हिंसा। देखिए, आरोप तो लगेंगे, जब भी कुछ होता है तो दोनों तरफ से अपना अपना बात लोग रखते हैं। लेकिन बात यह है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हिंसा नहीं हुई, और हिंसा हुई है। और हिंसा होते हुए पुलिस वहाँ थी और नहीं थी तो क्यों नहीं थी? तो पुलिस को वहाँ हिंसा को रोकना चाहिए था। इतने लोगों को चोट लगी है, उसके बाद पुलिस पहुँची है, तो क्या एक प्रश्न चिन्ह पुलिस के व्यवहार पे नहीं लगता है? उनके व्यवहार पे लगता है ये प्रश्न चिन्ह। जेएनयू में छात्रों पर हुए हमले के खिलाफ और जेएनयू के समर्थन में देश के कई शहरों की यूनिवर्सिटी के छात्र सामने आए हैं।
जेएनयू में हुई घटना के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच छात्रों ने घटना की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एबीवीपी के विरोध में नारेबाजी भी की। इसी तरह से मुंबई, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने जेएनयू के समर्थन में प्रदर्शन किया। 5 तस्वीरें आपके सामने, हैदराबाद, मुंबई, अलीगढ़, पुणे और कोलकाता की तस्वीरें, जहां पर छात्रों ने मार्च निकाला और जो जेएनयू में घटना हुई, मारपीट हुई छात्रों के साथ, उसका विरोध किया। छात्रों के समर्थन में यहां पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया। जो हादसे हमारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं वो बहुत गलत है और बहुत सोचना चाहिए पूरे देश को उसके बारे में। इसीलिए मुंबई के स्टूडेंट्स, युवा, बूढ़े सब इधर बैठे हैं और साइलेंट मार्च कर रहे हैं, क्योंकि जो देश की हालात है वो बहुत गंभीर है और इसके बारे में जो गवर्नमेंट है उसको आंसर देने चाहिए। बाहर के गुंडों ने आकर के एबीवीपी के छात्रों ने मिल करके वहाँ करके स्टूडेंट यूनियन को मारा और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस तरह मारा, घुस करके हॉस्टल में बाकायदा मारा और बहुत सारे हमारे दोस्त उसमें फंस गए थे। तो इस तरह जो वहाँ पर हो रहा है जुल्म, यहाँ तक कि प्रोफेसर योगेंद्र यादव और बाहर से जो लोग बचाने गए उनको भी मारा गया। तो ये जो जुल्म हो रहा है और बाकायदा थ्रेट दिया जा रहा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अगर ये जामिया पे और एमयू पे हंगामा हुआ और फिर उसके बाद जेएनयू में होगा तो ये फिर उसके बाद क्या होगा? क्या वजह मानते हैं जेएनयू में? जो देखिए कुछ नहीं, जो आवाज़ उठा रहा है वो सरकार उसको दबा देना चाह रही है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे वो लोग और उसको जो है बाकायदा गुंडे आए हैं और उनके फायर किए हुए उन्होंने पीटा है। जेएनयू में छात्रों और टीचरों पर हुए हमले के विरोध में मुंबई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन किया। इस बीच छात्रों ने हाथों में बैनर और तिरंगा झंडा ले रखा था। तो यहाँ पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में तिरंगा भी था, बैनर भी था। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने छात्रों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। मुंबई में जो घटना हुई और जेएनयू में छात्रों और टीचरों पर हुए हमले के विरोध में ये यहाँ पर छात्रों ने विरोध दर्ज किया। चीन के लियाओनिंग प्रांत में एक जमी हुई नदी पर खास तरह की ड्रैगन बोट रेस का आयोजन किया गया। बर्फ पर होने वाली इस रेस के लिए इन नावों को खास तरह से डिजाइन किया गया था, जिनको जमी हुई नदी पर उतारा गया और रेस शुरू कर दी गई। बेहद कम तापमान की वजह से नदी पूरी तरह जम चुकी थी, जिसकी सतह पर ये नावें तेजी के साथ फिसलती नजर आईं। इस प्रतियोगिता में 18 टीमों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने ये रेस जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। नावों पर सवार लोग ठीक उसी तरह चप्पुओं की मदद से नाव को आगे धकेलते दिखे जैसे वो उन्हें पानी में चला रहे हों। हालांकि ये नावें बर्फ पर फिसल सकें, इसके लिए उनके निचले हिस्से में कुछ बदलाव किए गए थे। इस खास तरह की रेस को देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे, जो रेस में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाते नजर आए। दिल्ली के गांधीनगर में एक इमारत ढहने से 2 लोग घायल हो गए। पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर इलाके में एक इमारत के ढह जाने से 2 लोग घायल हो गए। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर राहत और बचाव का काम किया। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तोड़ने का काम चल रहा था, उसके चलते हुए बिल्डिंग के अंदर शायद गिरी है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने अलीगढ़ में नागरिकता कानून के समर्थन में लोगों को संबोधित किया और विपक्षियों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। किसी भी ऐसी ताकत का जो राष्ट्र विरोध के साथ जुड़ी हुई है उसके बहकावे में मत आइए, और ये कानून देश के हित में है, ये कानून सबके हित में है। उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने नागरिकता कानून पर विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने सीएए को नागरिकता देने के लिए बनाया गया कानून बताया। नागरिकता कानून को लेकर के दरअसल बहुत गलतफहमियां फैलाई गई हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार बार बार कह चुकी है कि ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून बनाया ही नहीं गया है। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नागरिकता कानून से मुस्लिमों की नागरिकता को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हम देश के सभी लोगों को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं, विशेष तौर से मुसलमानों को, कि ये देश आपका है, भारत आपका है, भारत आपकी धरती है। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से बिहार की जयनगर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस यूपी की चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर पहुंचने के बाद पटरी से उतर गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर नागरिकता कानून पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका यूपी में दंगे फैलाना चाहती है। राजस्थान में कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर गहलोत सरकार के बीच ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। शनिवार को डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बच्चों की मौत को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था।
अब स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अपनी ही सरकार के डिप्टी सीएम पर पलटवार किया है। रघु शर्मा के मुताबिक अस्पताल में टूट फूट के लिए पीडब्ल्यूडी भी जिम्मेदार है और उसकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। राजस्थान में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय सचिन पायलट के पास है, यानी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अस्पताल की खस्ता हालत के लिए डिप्टी सीएम भी एक हद तक जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं अगर मेरी गलती है, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जो जिस स्तर पे बैठा है, आज मेंटेनेंस का काम होता है अस्पतालों में। ये सवाल भी उठे थे कि खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, सीवरेज का पानी आ रहा है, छत टपक रही है। बार बार जब चिकित्सालय के हमारे प्रशासनिक अधिकारी पीडब्ल्यूडी को लिखते हैं तो ये जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है कि इनकी टाइमली रिपेयरिंग हो जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक गाड़ी भीषण आग में जलकर राख हो गई। आरोप है कि दो परिवारों के बीच कोई पुराना विवाद था और उसी वजह से एक परिवार की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिससे गाड़ी में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते वो पूरी तरह जल गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठ रही थी। ये देखते ही गाड़ी के मालिक ने पुलिस को तुरंत खबर करनी चाहिए। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग के वहां पहुंचने तक इस आग को बुझाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन वो काम नहीं आई। इसके बाद लोगों ने गाड़ी में रखे सामान को जल्दी जल्दी निकालना शुरू किया, क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी। इसी बीच एक तेज धमाका हुआ और आग ने और विकराल रूप ले लिया। बताया गया कि गाड़ी के मालिक ने इस घटना के लिए अपने पड़ोस में ही रहने वाले दो लोगों को जिम्मेदार माना। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और दमकल के कर्मचारी जब तक वहां पहुंचते, तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में हजारों चार्जिंग स्टेशन बनाने को मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 24 राज्यों के 62 शहरों में 2500 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाएगी, जिनमें महाराष्ट्र में 317, आंध्र प्रदेश में 266, तमिलनाडु में 256 और गुजरात में 228 चार्जिंग स्टेशन बनाने को मंजूरी मिली है। साथ ही यूपी, राजस्थान, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर समेत दूसरे कई राज्यों में भी सरकार की चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी है। इनमें 1500 से ज्यादा स्टेशन ऐसे होंगे जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां जल्दी चार्ज होंगी, जबकि इनके मुकाबले 1000 चार्जिंग स्टेशनों पर गाड़ियों को चार्ज होने में वक्त लगेगा। सरकार को उम्मीद है कि चार्जिंग स्टेशन बनने से लोगों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने में दिलचस्पी बढ़ेगी। हालांकि जो भी कंपनी चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहती है, उससे पहले सरकार को ये भरोसा दिलाना होगा कि उसके पास स्टेशन खोलने के लिए जरूरत के मुताबिक जमीन है। इजराइल के तेल अवीव शहर में भारी बारिश और बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि बाढ़ की वजह से शहर की कई इमारतों में पानी भर गया, जिसमें डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल के कर्मचारियों ने दावा किया कि ये दोनों लोग एक पार्किंग में थे, तभी वहां पानी भर गया और इन दोनों की डूबने से मौत हो गई। पानी भरने से हालात इतने बुरे हो गए कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर भी पानी भर गया, जबकि शहर की सड़कें भी नदी में तब्दील हो गईं। इमारतों की पार्किंग में भरे पानी की वजह से बचाव दल की टीमें वहां फंसे लोगों की तलाश में जुट गईं और कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक शहर में और बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम कमलनाथ को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो अभी बंगाल में व्यस्त हैं और अगर मध्य प्रदेश आ गए तो कमलनाथ एक दिन भी चैन से सो नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि कमलनाथ की सरकार जल्द जाने वाली है। 2 दिन पहले ही इंदौर में अतिक्रमण हटाने को लेकर महापौर से मिलने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आग लगाने जैसा विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद कमलनाथ ने भी कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय तय करें कि वो बीजेपी के नेता हैं या माफिया के नेता हैं। इसी के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है। कल मैंने कह दिया अधिकारियों की अपनी औकात के अंदर अभी मैं बंगाल में बिजी हूँ। जिस दिन प्रदेश से कह दिया कि मध्य प्रदेश जा तो कमलनाथ एक रात भी सोने नहीं दूंगा। हमारा इंदौर में बोला है कि चला देंगे, इंदौर चला देंगे। कैलाश विजयवर्गीय को खुद ही तय करना पड़ेगा कि वो बीजेपी के नेता रहना चाहते हैं या माफिया के नेता रहना चाहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो संस्कार सीखे हैं आरएसएस, वो तो बयान देंगे ना, जला दो, मार दो, काट दो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जेएनयू में छात्रों और टीचरों पर हुए हमले की आलोचना की।
उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों के साथ हुई हिंसा अति निंदनीय और शर्मनाक। केंद्र सरकार को इस घटना को अति गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच हो जाए तो ये बेहतर होगा। नागरिकता कानून के लिए बीजेपी के जन जागरण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले। भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता कानून पर फैली अफवाहों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम को फूल देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री उनके साथ काफी देर तक बैठे और उनकी परेशानी के बारे में बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को नागरिकता कानून के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ किताबें भी दी। जागरूकता अभियान पर निकले सीएम ने विपक्षी दलों पर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया। गलत फहमी और अफवाह पूरे देश के अंदर फैला करके लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का कुत्सित चेष्टा किया गया। इसके लिए आवश्यक समझा गया कि नागरिकता कानून पर एक जन जागरण अभियान प्रारंभ किया जाए। बीजेपी के अभियान के तहत सीएम योगी कई संतों और बुद्धिजीवी लोगों से भी मिले और उनको नागरिकता कानून के बारे में जानकारी दी। अमेरिका के शिकागो में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने नागरिकता कानून के समर्थन में जुलूस निकाला। इन सभी ने इस कानून को देश के भविष्य के लिए अच्छा बताया और हाथों में नारे लिखे हुए पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गए और नागरिकता कानून लागू करने के फैसले को सही ठहराते हुए मोदी सरकार के पक्ष में नारेबाजी की। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नागरिकता कानून के समर्थन के लिए अमेरिका के अलग अलग शहरों में रह रहे भारतीय नागरिक एकजुट हुए और सरकार के फैसले का समर्थन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का भी विरोध किया। पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमले के विवाद के बीच पेशावर में एक सिख लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमले के बाद 2 दिन के अंदर सिख समुदाय पर यह दूसरा बड़ा हमला है, जिसमें अपनी शादी की तैयारी के लिए पेशावर गए एक लड़के को गोली मार दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मारे गए लड़के के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और मातम मनाने लगे, जिसके बाद कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मारे गए सिख लड़के के भाई को समझाने की कोशिश करने लगे। हालांकि नाराज परिवार के सदस्यों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और अल्पसंख्यकों से भेदभाव का आरोप लगा दिया। आज में जो लाश है मुझे उठानी पड़ी है, कल मेरे और जो सिख भाई है, हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई है, उनको उठानी पड़ेगी। तो अकलियतों का डंडोरा तो आप पीटते हैं, पूरी दुनिया में अकलियतें महफूज है, लेकिन ये है कि हम हर साल में हमें लाशें उठानी पड़ती है। सिख लड़के की हत्या से नाराज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीएम मोदी से कार्रवाई की मांग की। इमरान खान साहब, अपनी आंखें खोलो, जागो और अकलियतों को बचाने का काम करो। मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में बीजेपी ने भी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और भारत के खिलाफ फर्जी ट्वीट करने की बजाय अपने देश पर ध्यान देने की नसीहत दी। आपके पेशावर शहर में आप सिखों की हत्या करते हैं, गुरु नानक के सबसे उच्च स्थान ननकाना साहब पे पथराव करते हैं, वहां माइनॉरिटीज का कत्लेआम करते हैं और आपकी हिम्मत इतनी कि आप इस प्रकार का ट्वीट करते हैं। जेएनयू में बीती रात दर्जन भर नकाबपोश गुंडों ने छात्रों पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में जेएनयू के कई छात्र घायल हुए, जिनमें छात्र संघ के अध्यक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा इस हमले में जेएनयू के कुछ शिक्षक भी घायल हुए हैं, जिन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कल जेएनयू कैंपस में अचानक से क्रिकेट बैट, रॉड और डंडों से लैस नकाबपोश गुंडे घुसे, छात्रों पर हमला कर दिया। इस बीच कैंपस में जमकर तोड़फोड़ हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि दिल्ली पुलिस को रात में कैंपस में मार्च भी करना पड़ा। इसके बाद दिल्ली मुख्यालय के बाहर जामिया और जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया, जांच की मांग की। कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी के नेता भी एम्स पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। जेएनयू में छात्रों पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय जेएनयू के साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के हजारों छात्र प्रदर्शन करने पहुंच गए। जेएनयू और जामिया के छात्रों ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है और पुलिस से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस बीच जेएनयू में दिल्ली पुलिस जब मार्च कर रही थी तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। साथ ही दिल्ली पुलिस गो बैक के नारे भी छात्रों ने लगाए।
जेएनयू छात्र संघ की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि इस हमले में टूटे हैं लेकिन हारे नहीं हैं। हम जेएनयू हैं। छात्रों ने रात में एक मार्च भी निकाला जो कैंपस के सभी हॉस्टल से होता हुआ गुजरा। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने जेएनयू की घटना के पीछे बीजेपी के लोगों के शामिल होने की बात नकारी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति के लिए छात्रों को भड़का रहे हैं। लेकिन आरोप जो लगाया गया कि एबीवीपी के लोग, बीजेपी के लोग शामिल हैं और उनके लोग आए जेएनयू में और उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, बिल्कुल झूठ है। इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। क्योंकि मैंने आपको व्यवस्था बताई कि विवाद किस बात का था। विवाद था वाईफाई का, विवाद था रजिस्ट्रेशन का, विवाद था वापस क्लासेस में जाने का, सेमेस्टर दोबारा शुरू करने का। इसका विरोध एबीवीपी नहीं कर रही, एबीवीपी इसका समर्थन कर रही है। इसका विरोध लेफ्ट वाले कर रहे हैं। तो पहले नैरेटिव गलत बनाओ, एक आध कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग उल्टी सीधी बातें करके बच्चों को भड़काएं, ट्विटर फेसबुक का इस्तेमाल करके दुनिया को कहें इकट्ठे हो जाओ और उसके बाद नाटक नौटंकी शुरू करो। ये एक टिपिकल नैरेटिव है और मैं इसको कंडेम करती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों का अगर ऐसा इस्तेमाल हो तो माँ बाप को कैसा लगेगा, मुझे वैसा ही लग रहा है। ऐसा कि छात्र नेता का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद। अरे भैया, वैसे 50 वीडियो मैं आपको तस्वीरें और वीडियो दिखाऊं, मैं लेके आई हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसी के बाद झूठा है वो सब। वो अभी भी वो उसका सीटी स्कैन एक और 4 बच्चे और पड़े हैं, उनका वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ, जिसमें से एक लड़के का मेमोरी लॉस है, रशियन लैंग्वेज का फर्स्ट ईयर का छात्र है। तो ये झूठ का नैरेटिव बनाना बंद करे। सिर में चोट आई है उस लड़की के, एक लड़की के, 5 लड़के मुझे एबीवीपी के मिले जिनके सिर में चोट है। ये झूठ बोल रहे हैं। सीएए और एनआरसी और एनपीआर को लेकर अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस कोटे से मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में इस तरह का कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। शिवसेना एनआरसी का समर्थन करती रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद भी शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र की मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी धर्म और जाति की नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई क्या है? अभी आप लोग सब कह रहे थे ये लड़ाई किसी जात की नहीं है, धर्म की नहीं है, भाषा की नहीं है, प्रांत की नहीं है। ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। पहले हमको इसकी समझ नहीं आया। एनआरसी और सीएए का तो मुझे समझ में नहीं आया। देश के नागरिकों को प्रूव करता है कि हम देश के नागरिक हैं और बाहर वाले को हम कह रहे हैं कि आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं। क्या आप सबको कहना चाहती हूँ कि इस माध्यम से महाराष्ट्र शासन में हम भी मंत्री है, हम भी सरकार का भागीदारी है। हम ये कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं हो, इसके लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के एक सफेद घोड़े की सवारी का वीडियो सामने आने के बाद बड़े हथियार परीक्षण की अटकलें तेज हो गईं। उन्होंने अपने सैनिक अधिकारियों के साथ वहां के एक पवित्र पहाड़ माउंट पेक्तू तक घुड़सवारी की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें किम जोंग उन एक सफेद घोड़े पर सवार होकर पवित्र पहाड़ की तरफ बढ़ते नजर आए। इस दौरान घोड़ों पर सवार फौज के कई अधिकारी भी उनके साथ दिखे। किम वहां अपने दादा किम इल सुंग की मूर्ति के सामने भी पहुंचे। किम जोंग उन की घुड़सवारी का ये वीडियो सामने आते ही कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। उनके सफेद घोड़े से पवित्र पहाड़ तक जाने को किसी बड़े ऐलान से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में परमाणु समझौते के मुद्दे पर उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच बातचीत बंद होने के बाद किम जोंग उन ने जल्द ही एक खतरनाक हथियार के परीक्षण का दावा किया था। यही वजह है कि बर्फीले पहाड़ पर उनकी घुड़सवारी को किसी बड़े ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि किम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इस पहाड़ पर जरूर आते रहे हैं। और ये पहाड़ न सिर्फ उत्तर कोरिया में एक पवित्र जगह की हैसियत रखता है, बल्कि इसका किम जोंग उन के परिवार से भी बेहद खास रिश्ता बताया जाता है, जिसके मुताबिक किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग इसी पहाड़ से जापान के खिलाफ छापामार लड़ाई लड़ी थी और जापान को वहां से खदेड़ने के बाद उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट सरकार की नींव रखी थी। किम जोंग उन के पिता यानी किम जोंग इल के भी इसी पहाड़ पर पैदा होने का दावा किया जाता है। यही नहीं, लोक कथाओं के मुताबिक कोरियाई सभ्यता का जन्म भी माउंट पेक्तू नाम की इसी पहाड़ पर हुआ था। भोपाल में 91 महिला टीचरों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि इनमें कई टीचरों ने 2018 में हुई परीक्षा में टॉप किया था, लेकिन फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई, जिससे नाराज महिला टीचर्स ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में पोस्टर पकड़े इन टीचर्स ने जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कई टीचर अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर धरना देती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने राज्य की कमलनाथ सरकार से न्याय की गुहार भी लगाई। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय
टीचरों ने नियुक्ति नहीं मिलने के लिए शिक्षा विभाग को जिम्मेदार बताया और उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया कि जो सबसे कम अंक प्राप्त उम्मीदवार हैं 144 नंबर लेके आए हैं 400 में से, उन्हें नियुक्ति दी गई है और जो 376, 380 नंबर लाए हैं उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया है। रायपुर नगर निगम में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से अब कांग्रेस और बीजेपी को अपने पार्षदों की खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। इसलिए कांग्रेस ने अपने 34 पार्षदों को धमतरी के गंगरेल बांध भेज दिया है। हालांकि 6 निर्दलीय पार्षदों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को अपने पार्षदों को टूटने का डर सता रहा है। यही कारण है कि उन्हें एक साथ रखा गया है। इससे पहले बीजेपी ने भी अपने पार्षदों को गुप्त जगह भेज दिया था। के लोग भी टूरिज्म में गए हैं और हमारे कांग्रेस पार्षद दल की तरफ से भी बड़े नेताओं को आग्रह किए कि चलो घूम के आते हैं, तो उसी के तहत घूमने आए। जो पार्टी हमें निर्देश देगी हम पार्टी के साथ हैं। जी, पार्टी की तरफ से आप लोगों से रायशुमारी की गई है, पूछा गया कि किससे पसंद करते हैं आप बताओ? नहीं, ऐसा अभी कुछ हमारे साथ बातचीत नहीं हुई है। हम तो अभी पिकनिक मनाने आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं बस। क्योंकि सब लोग चुनाव में सब लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन किया, बहुत मेहनत हमारे साथियों ने की और उसके बाद सब लोग चाहते थे कि नेता लोगों के साथ एक इंटरेक्शन, जितने लोग जीते हैं आपस में सबकी मेल मुलाकात होना चाहिए, सब आपस में बात करना चाहिए, तो एक इंटरेक्शन भी है और आउटिंग भी है, उसको लेकर हम सब यहाँ पर आए। 34 सब लोग पार्षद एक साथ हैं और कहीं कोई अंतर विरोध किसी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सपना देखते रहेंगे तो मुंगेरी लाल के सपना देखते रहें। हम लोगों की एकता को कोई भंग नहीं कर सकता। बिहार के गया में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से आग लगी, जिसके बाद मकान की खिड़कियों से धुआं निकलने लगा, जिसे देख वहां अफरा तफरी मच गई और मकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और मकान के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करने लगी, लेकिन आग बुझाने के दौरान वहां से चिंगारी भड़क उठी। काफी देर तक पानी की बौछार करने के बाद उस पर काबू पाया जा सका। लोगों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड काफी देर से वहां पहुंची, तब तक एक आदमी और उसके 12 साल के बेटे की मौत हो चुकी थी। हम लोग दमकल को भी फोन किया, लेकिन सच समय आ नहीं सका, बाद में आने में बहुत विलम्ब किया। इस हादसे में मकान और उसके अंदर रखा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूपी के आगरा में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये घटना 29 दिसंबर की है, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग की पिटाई करते दिखाई दिए। लोगों ने बुजुर्ग पर कई थप्पड़ बरसाए और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान वहां मौजूद बुजुर्ग की बेटी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उस पर भी हमलावर हो गए। इससे पहले सड़क पर बुजुर्ग और उन लोगों की काफी देर तक बहस होती रही, जिसके बाद उन लोगों ने बुजुर्ग से मारपीट शुरू कर दी, जिससे वहाँ कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गयी। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव कर बुजुर्ग को बचाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तुर्की के इस्तांबुल में एक भारी भरकम पेड़ सड़क पर गुजर रहे लोगों के ऊपर गिर पड़ा। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से पेड़ जड़ से उखड़ गया और वो सड़क पर गुजर रहे लोगों के ऊपर ही गिर पड़ा। इससे पहले वो 2 लोग वहां सड़क के किनारे बनी सर्विस लेन से गुजरते नजर आए, जबकि एक तीसरा आदमी भी उल्टी दिशा से आता दिखा। लेकिन ये लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, सड़क के किनारे लगा एक बड़ा सा पेड़ उनके ऊपर ही गिर पड़ा। इस दौरान 2 लोग तो किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले, लेकिन तीसरा आदमी पेड़ की टहनियों की चपेट में आ गया और उछलते हुए सड़क के दूसरी तरफ गिर पड़ा। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई और वो भी भागते हुए वहां से दूर हट गया, लेकिन इस हादसे में सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गईं, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान पहुंचा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएए को नागरिकता देने वाला कानून बताया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नागरिकता कानून के जरिए सरकार बंटवारे के बाद भारत आए सिख, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को नागरिकता देने का काम कर रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता विपक्ष ने प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, प्रताड़ित क्रिश्चियन और पारसीज के खिलाफ जो धावा बोला है उसकी निंदा भी करे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि नागरिकता कानून में मुसलमानों को दूर रखा गया है और यही बीजेपी के बुरे चरित्र को दर्शाता है। एनआरसी जो है, एनआरसी तो हर उस व्यक्ति को कष्ट में डालेगा जिसके पास जो तथ्य नहीं है, जिसके पास प्रूफ नहीं है, जिसके पास दस्तावेज नहीं है। पंजाब सरकार में मंत्री प्रताप सिंह बाजवा ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने की मांग की।
यूपी के बरेली में ड्रग्स विभाग की टीम ने फर्जी रूप से चल रही मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर लाखों रुपए की नशीली दवाइयां बरामद की। पश्चिम बंगाल की मानिकचक इलाके में आम के एक बगीचे में बम बनाते वक्त हुए धमाके की जांच में पुलिस जुट गई है। इस बीच पुलिस ने कई छोटे बम भी बरामद किए हैं। बिहार के सीवान में गैस सिलेंडर लीक होने से 3 मकानों में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गुजरात के मेहसाणा में गाड़ी और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि ब्रेक लगाने के समय गाड़ी बेकाबू हो गई और सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार हवा में पलटियां मारते हुए सड़क पर आकर गिरा। वीडियो में साफ दिखा कि तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर रुकने की कोशिश में बेकाबू होकर बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने ये जनता दरबार गोरखनाथ मंदिर में लगाया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री को दी। इन लोगों में एक बच्ची भी शामिल थी जो अपने परिवार वालों के साथ सीएम योगी से मिलने पहुंची, जिससे उन्होंने पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। स्वेटर मिला स्कूल में, मिल गया। रोज जाती है स्कूल की, कभी कभी जाती है, रोज जाती है। कॉपी किताब मिला। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने बच्ची से स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील के बारे में भी पूछा। वहाँ कुछ खाने के लिए मिलता है? क्या मिलता है? और दाल भात भी मिलता है और फल भी कभी मिलता है। दूध, तूने दूध बोला नहीं पहले। सीएम योगी करीब 1 घंटे तक जनता दरबार में रहे, जहां उन्होंने कुछ लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह दिल्ली चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित बूथ सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने दिल्ली में बीजेपी का चुनावी बिगुल तो फूंका ही, साथ ही केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मित्रों, यही नहीं, अमित शाह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार और उससे पहले 15 साल के कांग्रेस के शासन को भी निशाने पर लिया और इस बार दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। इससे पहले अमित शाह ने दिल्ली के 13,000 से ज्यादा बूथों से पहुंचे कार्यकर्ताओं को दिल्ली चुनाव में जीत का मंत्र दिया। मोदी जी ने भारत माता के एक सच्चे सपूत नाते 5 साल में जो काम किए हैं वो लेकर हमने घर घर जाना है। अमेरिका के लास वेगस में पुलिस ने 2 लुटेरों को काफी दूर तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहां एक आदमी और उसकी महिला साथी एक स्टोर में चोरी करने के बाद भाग रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दोनों लुटेरे एक मर्सिडीज कार से भागते दिखे, लेकिन सामने से आ रही पुलिस की गाड़ी से बचने की कोशिश में उनकी कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद आदमी और उसकी महिला दोस्त कार से उतरकर सड़क पर भागने लगे। पुलिस से बचने के लिए उस आदमी ने एक बड़ी सी चारदीवारी फांदी और उसके अंदर चला गया। वहां से उसने एक दूसरे मकान की दीवार फांदकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन सामने पुलिस को देखकर उसने अपने हाथ ऊपर करते हुए सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कुछ सेकंड के अंदर ही कई पुलिस वाले वहां पहुंच गए और उसे हर तरफ से घेर लिया। बाद में उसे गिरफ्तार करके वहां से ले जाया गया। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच जारी पोस्टर के जरिए जारी वार और पलटवार का सिलसिला और तेज होता दिख रहा है। पटना में आरजेडी ने अपने दफ्तर के बाहर कुछ नए पोस्टर लगाकर एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, जिनके जरिए आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी का लालची बताया और उन पर जनादेश का अपमान करने का भी आरोप लगाया। वहीं इन पोस्टरों में सीएम नीतीश कुमार की पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से तुलना भी की गई। पोस्टर वॉर के बीच जेल में बंद लालू यादव के ट्विटर हैंडल से हुए एक ट्वीट के जरिए भी जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार पर हमला बोला गया। इस ट्वीट में नीतीश कुमार को रंग बदलने वाला नेता, जबकि बीजेपी को झगड़ा कराने वाली पार्टी बताने की कोशिश की गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक 9 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया गया कि हत्या के इरादे से आरोपी ने 2 जनवरी को बच्चे को उसके घर के बाहर से अगवा किया।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आरोपी बच्चे को उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता दिखा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्चे के लापता होने की शिकायत करने पर पुलिस ने उन्हें डांट कर भगा दिया। हमें उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया और गाली भी बकी और ये भी बोले कि बच्चे इतने पैदे कर लेते और रोड पे छोड़ देते हो, पुलिस इसके जिम्मेदार है। बताया गया कि लापता होने के अगले दिन बच्चे का शव मानेसर के खाली प्लॉट में पड़ा मिला। डॉक्टर ने बच्चे के पूरे शरीर पर चोट के गहरे निशान मिलने का दावा किया। इंटरनल इंजरी भी थी, हार्ट वाज आल्सो पंचर्ड। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। थोड़े खड़ाने लग रहे हैं। कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया? संदिग्ध व्यक्ति साथ है बच्चा, पर उसको अभी पहचान नहीं। यूपी से बड़ी खबर। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यूपी के बस्ती जिले में 2 आतंकी घुसे हैं जो नेपाल भागने की तैयारी में हैं। ये आतंकी पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखे गए थे। बताया जा रहा है कि ये आतंकी ISIS से जुड़े हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल समद नाम के आतंकवादियों की तलाश खुफिया एजेंसियों ने शुरू कर दी है। नेपाल के पास सिद्धार्थनगर समेत जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 2 वांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं और इनके नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था। ये कहीं देखते हैं तो उनको अप्रीहेंड कर लिया जाए। तो हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर जिला के बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल पाया। एक अब्दुल समद है और एक रियाज करके है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के लिए दिए बयान पर जेडीयू नेता पवन वर्मा भड़क गए। एक दिन पहले सुशील मोदी ने एनपीआर का समर्थन किया था और इसे जन जागरण का हिस्सा बताते हुए बिहार में मई महीने से लागू करने की घोषणा की थी। ये काम शुरू हो रहा है मई महीने में बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर भी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में पूरे देश में ये एनपीआर बनाने का काम प्रारंभ होने जा रहा है। सुशील मोदी के इस बयान पर जेडीयू नेता पवन वर्मा भड़क गए और डिप्टी सीएम की घोषणा का विरोध कर दिया। हमने एनआरसी को ही मना कर दिया है तो एनपीआर का अब करना और सुशील मोदी का एक तरफा ऐलान कर देना कि ऐसा होगा, जबकि ऐसे ऐलान मुख्यमंत्री करते हैं, वो किस आधार पे हुआ है? इससे पहले पवन वर्मा ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी और ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। उद्धव सरकार में राज्य मंत्री बने अब्दुल सत्तार पर शिवसेना में ही घमासान मच गया। राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने की खबरों के बीच अब्दुल सत्तार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की खबरों को अफवाह करार दिया और शिवसेना की तरफ से मिली हर जिम्मेदारी को निभाने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका मैं सम्मान करता हूं और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी शिवसेना का एक शिवसैनिक के नाते से उसको सारी तरह से जिम्मेदारी संभालने का काम करूंगा। लेकिन अब्दुल सत्तार को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब शिवसेना के एक बड़े नेता चंद्रकांत खैरे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब्दुल सत्तार हे मंत्री झाले आणि त्यांनीच महाविकास आघाडीला बंडखोरी केली आणि तेच त्याचप्रमाणे शिवसेनेचं असताना सुद्धा शिवसेनेच्या उमेदवारांकडे न जाता भाजपच्या उमेदवारांकडे गेले। स्पष्टपणे त्यांनी ते गद्दारी केली।